Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 4 Block 2 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already made part 1 of this unit and you will get its link in the description section, so kindly check the description section. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज एंड स्ट्रेटजीज दैट वी हैव टू यूज टू स्टॉप पीपल फ्रॉम रेजिस्टिंग द चेंज. हम लोगों को कैसे रोक सकते हैं जो वो रेजिस्टेंस देते हैं किसी चेंज को होने के लिए, रोकते हैं चेंज होने को, उनको कैसे रोका जा सकता है, उसकी स्ट्रेटजीज भी हम पढ़ेंगे. पहला टर्म आता है रेजिस्टेंस टू चेंज. इसका क्या मतलब है? हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा एक बैलेंस्ड स्टेट में रहना पसंद करते हैं. हम एक बैलेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन जब कोई चेंज आता है तो वो हमारे उस बैलेंस को हिलाने की कोशिश करता है, यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसको होने नहीं देना चाहता. सो इसीलिए हम उसको रेजिस्ट करते हैं. तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस टू चेंज वाला टर्म आता है कि हम किसी भी चीज़ को नहीं होने देना चाहते अगर उसके लिए हम कंफर्टेबल नहीं है या हम प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड नहीं है. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स की बात की है रेजिस्टेंस में. एक है सिलेक्टिव परसेप्शन एंड दूसरा है सिलेक्टिव रिटेंशन. अब सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? जैसे कि हम पूरे ऑल ओवर सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास होती हुई, लेकिन हम जो हमारे काम की चीज़ें हैं ना, बस उसी को ही परसीव करते हैं, हम उसी को ही कंसीडर करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं. ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ से कोरिलेट कर जाती है. तो दैट इज़ सिलेक्टिव परसेप्शन. नाउ सिलेक्टिव रिटेंशन का क्या मतलब होता है? सिलेक्टिव रिटेंशन का मतलब होता है कि हम सिर्फ वो ही मेमोरीज रिटेन करते हैं या हमारे अंदर वही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो हम करना चाहते हैं. हम हमारे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली होते हैं, हमारे बायसेस के अकॉर्डिंगली होती है, और जो हमारे काम की नहीं होती हम उसको रिटेन नहीं करते उस इंफॉर्मेशन को. तो ये दोनों ही फैक्टर्स रेजिस्टेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं. सो जैसे जैसे हम बड़े होते रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बड़े इन द सेंस एज में बड़े हो रहे होते हैं, या हम ऐसे ही प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, दोनों ही सिनेरियो में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, या हम किसी ऐसे पर्सन पे डिपेंड हो रहे होते हैं जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं जिससे हम खुद पे डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं. अब वो कौन से लोग हैं जिस पे हम ट्रस्ट करने लग जाते हैं फिर, या उन एक्सपर्ट्स पे डिपेंड होने लगते हैं? वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, देन हम हमारी लाइफ में जितने हमारे कोचेस हो गए, लेक्चरर्स हो गए, जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं टेक्निकली, जिन पे हम डिपेंडेंट हो सकते हैं, उन पे हम डिपेंड हो जाते हैं. यानी हमारा ट्रस्ट उन पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारी खुद की जो अंदर की पोटेंशियल है उस पर हम कम भरोसा करते हैं. हमारा सेल्फ डिस्ट्रस्ट हो जाता है. सो हमारे जब भी कोई चेंज होता है हमारे एनवायरनमेंट में, सो ये हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं होता खुद पे. हमारा ट्रस्ट क्योंकि रिड्यूस हो गया, इसीलिए हमारी जो चेंज की पोटेंशियल है ना वो भी कम हो गई होती है. तो जब इवन जो फैमिलियर प्रैक्टिसेस है ना, उसमें भी कोई न्यू सिचुएशन आ जाए तो भी हम डरते हैं. अगर कोई चीज़ पुराना ही चल रही है तो हम उसी पे ही ज़्यादा भरोसा करते. कोई नया चीज़ आया तो हम नए की बजाय पुराने सिस्टम में ही जाना पसंद करेंगे. तो ये रिग्रेशन वाला भी हमारे अंदर एक कीड़ा घुसा हुआ है. सो ये सबके अंदर होता है क्योंकि हम चेंज से डरते हैं. हमने क्योंकि डिपेंडेंसी ही सीखी है, हमें बहुत सारे एफर्मेशंस चाहिए लोगों से, तब जाके हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर पाते हैं. सो अगर हम टीम मेंबर्स की बात करें, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात आ रही होती है, तो अगर टीम मेंबर्स रेजिस्ट कर रहे हैं मैनेजर के डायरेक्टिव्स, मतलब मैनेजर जो होता है हाई पोजीशन में जो है, वो अगर कुछ बोल रहा है और टीम मेंबर्स उसको नहीं होने दे रहे हैं, तो इसमें ग्रुप मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, ओपन कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. जैसे मैंने बताया कि कोई भी नई चीज़ आती है हम डरते हैं, तो वो हर एक एम्प्लॉय के साथ भी हो रहा होता है कि वो डरता है. कोई नया चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो क्या किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में? सो इन्होंने यही बताया है कि उन ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उनके साथ कि किस तरह का चेंज है और किस तरह से हम ग्रुप प्लानिंग कर सकते हैं बैठ के कि किस आगे
कैसे ये चेंज को लाया जाए। तो जब जॉइंट डायग्नोसिस होगा, कंसेंसस बिल्डिंग होगी। कंसेंसस बिल्डिंग मतलब उनका कॉन्सेंट लिया जाएगा कि ठीक है, वो समझ गए अब क्या है चेंज, क्या है और चेंज में क्या क्या चीज़ें होंगी और उनको कितना आता है और नहीं आता है तो ट्रेन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें, उनको जो थ्रेट की फीलिंग है वो उस पे, उनके इंटरेस्ट पे और बाकी चीज़ों के ऊपर उनसे डिस्कस किया जाएगा। तो वो उनको हेल्प करेगा समझने के लिए कि ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या है और वो उनकी वैल्यूज़ एंड आइडियल्स कहाँ पे फिट होते हैं, कि जो इसमें जितने भी चेंजेस आएंगे एक्सेप्ट कर लेंगे उस चेंज को, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ समझ ली, वो फैक्ट को समझ लिया। अगेन जब भी हम इस ऑर्गेनाइजेशन किसी चेंज को लाना चाहता है तो उसको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके खुद के थ्रेट्स क्या होंगे, उनके वेलबींग को क्या कोई थ्रेट है, क्या कोई ऐसा डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, या मिसट्रस्ट के कोई सोर्सेज हैं क्या। ये वाले फैक्टर्स पे अगर ऑर्गेनाइजेशन काम कर ले तो हम बहुत सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं चेंज के को आते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो हमारा परसेप्शन कैसा है और हमारे क्लाइंट का कैसा है उसमें भी वेरिएशन होता है। अगेन हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे क्लाइंट ने किस तरह से देखा, उसकी वैल्यूज़ अलग है, हमारी वैल्यूज़ अलग है, वो भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम चेंज करने के लिए थोड़ा रेजिस्टिव होते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट के वैल्यूज़ के साथ हमें फिट करना पड़ेगा अपनी वैल्यूज़ को, नॉट क्लाइंट की वैल्यूज़ को फिट करना होगा हमारी वैल्यूज के साथ। तो वो चेंज लाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ रेजिस्टेंस एज अ सिस्टम वेरिएबल्स। सो लुइन ने एक फोर्स फील्ड एनालिसिस किया था। ये सबसे कॉमनली यूज्ड मॉडल है। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि कभी भी हमें चेंज लाना पड़ता है तो वो स्टेबिलिटी को तो थ्रेटन करता ही करता है। जब भी हम कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं या चेंज करते हैं तो वो स्टेबिलिटी को तो थ्रेटन करेगा ही, क्योंकि आपको तो हटना पड़ेगा ना, जैसा सिस्टम है, जैसी आपकी आदतें हैं उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो स्टेबिलिटी को हमेशा थ्रेटन करता है। कभी कभी जब हमें सिस्टम को मेंटेन करना होता है तो हमें पावर लगानी पड़ती है, तभी वो चेंज आ पाता है सिस्टम में। सो मोस्ट इफेक्टिव वे जो है चेंज लाने का वो है उन फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हैं, मतलब जो लोग रोक रहे हैं चेंज लाने के लिए, उनको रिड्यूस करना। तो आप रिड्यूस कैसे करोगे? लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है तो एम्प्लॉयज ही कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अब हमें समझना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर हमें कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम बात कर सकते हैं, राइट, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया है कि अगर हम रिड्यूस कर दें फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। अगेन ये जो फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं जो उन फोर्सेस के जो चेंज लाना चाहते हैं, है ना। दोनों फोर्सेस अलग अलग हैं। तो एक हो गया एनर्जी टू रिस्ट्रेन मूवमेंट टुवर्ड्स चेंज, यानी कि चेंज को होने नहीं दे रही, वो एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी है एनर्जी टू मूव टुवर्ड्स द चेंज, दूसरी एनर्जी है जो चेंज है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है। सो ये दोनों डिफरेंट प्लेसेस से अराइज हो रही हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं। ये इस मॉडल में बताया गया है। तो जो इंडिविजुअल्स रेजिस्ट करते हैं चेंज को, उनका सिलेक्टिव परसेप्शन होता है, या उनको इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, या उनमें डर होता है, या वो अनसर्टेन होते हैं कि पता नहीं क्या है ये, नॉट श्योर कि कुछ प्रोडक्टिव होगा कि नहीं, या उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, इसके आगे और एक्स्ट्रा और भी चीज़ें हो सकती है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट कर रहा है चेंज को तो मे बी बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर को मेंटेन करना चाहता है, अपना स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को रखना चाहता है, रिस्क टेकिंग को अवॉइड करना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनका सिस्टमैटिक पूरा प्लान होना चाहिए किसी भी चेंज को लाने के लिए। कॉन्स्टेंटली उनको अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से चेंज आ सकता है, उस पर ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना पड़ेगा। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम करना है, सो हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ना आए चेंज को लेकर। सो बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, जैसे ओपन कम्युनिकेशन, जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि क्लाइंट हो गए, कस्टमर्स हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, या एम्प्लॉयज हो गए, स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उन सबके साथ ओपन कम्युनिकेशन करना कि भाई हम चेंज क्यों लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हेल्प करेगा। एंड देन
कुछ अवेयरनेस अगर हम क्रिएट कर सके उनके बीच में कि भाई ये चेंज किस वजह से किया जा रहा है, पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे उस चेंज के। देन थर्ड हो सकता है अगर हम एजुकेट करें अपने पर्पस एंड बेनिफिट के बारे में कि चेंज की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या रीजंस है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं इस चेंज से। अगर हम इसको एजुकेट कर दे बाकी लोगों को कि भाई ये रीजन है, तो ये चेंज को, रेजिस्टेंस को रोका जा सकता है। देन अगर हम एम्प्लॉयज को एनकरेज करें कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, तो भी हम रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं। अगेन उनको पूरा जो प्रोसेस है चेंज का उसमें इन्वॉल्व कर ले एम्प्लॉयज को, तो भी ये हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस ना शो करें। और ऑर्गेनाइजेशन ये भी कर सकता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, काउंसलिंग दे जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं चेंज में, क्योंकि अगेन जब चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो इंसान घबराता है चेंज से। जैसे मैंने बताया कि हमारा अनकॉन्शियस हमें अलाउ नहीं करता, सो उनमें एंग्जाइटीज आ जाती हैं, वो अनसर्टेनिटी से डरने लगते हैं कि कहीं उनको जॉब से ना निकाल दिया जाए अगर वो इनकम्पिटेंट हुए। सो ये वाली चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, तो उसके लिए उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें करने से वो हो सकता है रेजिस्टेंस ना शो करें और चेंज को आराम से होने दें। तो जब भी हम चेंज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आएंगे, इंटरनल भी आएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आएंगे। सो चेंज तो इनएविटेबल है। अगर आप चेंज नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन पुराना पड़ जाएगा, उसमें सारी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाएगी, सिस्टम पुराना पड़ जाएगा, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए चेंज तो लाना एक ऐसी चीज़ है जो हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बाहर के जो फैक्टर्स है वो मजबूर कर देंगे चेंज लाने के लिए। तो इसीलिए चेंज जो है वो इनएविटेबल है। मैनेजमेंट और मैनेजर्स इसीलिए उस चेंज से अगर अवेयर हैं तो वो एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, और जितना भी चेंज है उसको इम्प्लीमेंट करने में इफेक्टिव स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं। तो बहुत सारे अप्रोचेज हैं जिससे हम चेंज को मैनेज कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजीज हैं जब वो सिलेक्ट की जाती हैं चेंज, इन सब चीज़ों पे चेंज में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको हैंडल करने के लिए या चेंज को हैंडल करने के लिए, तो वो कौन कौन सी है, बहुत सारे एस्पेक्ट पे हमें ध्यान देना पड़ता है स्ट्रेटजीज में। जो स्ट्रेटजीज हैं वो किन किन एस्पेक्ट पे ध्यान देती है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, जो हम चेंज ला रहे हैं या जो रेजिस्ट कर रही है चेंज को, वो पॉपुलेशन कौन सी है, नेचर कैसा है पॉपुलेशन का, टारगेट पॉपुलेशन का। देन टाइप एंड डिग्री ऑफ चेंज, किस तरह का आप चेंज लाना चाह रहे हो और कितने लेवल तक का लाना चाह रहे हो, छोटा चेंज लाना चाह रहे हो, बड़ा चेंज लाना चाह रहे हो। देन जो रेजिस्टेंस टू चेंज आ रहा है वो कैसे डिस्प्ले हुआ जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह का बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन टाइम एंड एक्सपर्टीज अवेलेबल टू मैनेज चेंज, और अगर चेंज आएगा तो हमारे पास कितना टाइम है उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने का, और कितने एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हैं जो इस पे वर्क कर सकते हैं चेंज पे। नाउ स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज। अब हम वो स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे जो हम रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि चेंज को होने से रोकने वाले जो लोग हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, ये स्ट्रैटेजीज बताई हैं उसके ऊपर। सो पहली है एक्शन सेंटर्ड अप्रोच। सो ये अप्रोच एक्शन बेस्ड है, यानी कि इसका फोकस प्रॉब्लम के ऊपर है एंड प्रॉब्लम की जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसको निकालने के लिए है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसको हम मैनेजमेंट को देते हैं, हायर अथॉरिटीज को देते हैं, और उस डाटा से एक्शन प्लान बनाया जाता है, और एक्शन प्लान का जो भी रिजल्ट आता है उसको इवेलुएट करते हैं हम, और इवेलुएशन के बाद जो हमें जो आउटकम मिलता है उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं क्या ये प्रोसेस फिर से रिपीट किया जाना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन के बाद, कि कौन कौन से रिपीटेटिव एक्शंस नेसेसरी हैं इसमें। तो जो स्टेप्स इस अप्रोच में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस। पहले हम डायग्नोस करते हैं कि चेंज लाना है कि नहीं लाना है, प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद हम फीडबैक देते हैं
हैं उस डाटा से कि हमें क्या कंक्लूजन निकला, फिर एक एक्शन प्लान डेवलप करते हैं, एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो आया है उसको इवेलुएट करते हैं और फॉलो अप करते हैं। फिर फर्दर प्रोसेस फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है अगर हमारे को कुछ गैप्स नज़र आते हैं परफॉर्मेंस में। सो ये अप्रोच वहीं पे यूज़ होती है जहाँ पे हमें कोई गैप समझ में आते हैं। 2 राइटर्स के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, रॉबर्ट चिन एंड केनेथ एंड बेनी। तो रॉबर्ट चिन केनेथ की राइटिंग थी जनरल स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव चेंजेस इन ह्यूमन सिस्टम्स एंड बेनी की क्लासिक टेक्स्ट बुक थी द प्लानिंग ऑफ चेंज। ये दोनों में एनालिसिस किया गया है चेंज के ऊपर, और चेंज स्ट्रेटजीज जो हैं वो 3 कैटेगरीज में लाई करती हैं। मतलब जो भी हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं चेंज की, वो 3 कैटेगरीज में डाली गई हैं, जिनके प्रिंसिपल्स अलग अलग है, जिनका एजम्पशंस अलग अलग है। सो वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? रैशनल एम्पिरिकल, नॉर्मेटिव री एजुकेटिव, पावर कोअर्सिव। ये 3 कैटेगरीज है। सो हम पहले रैशनल एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में समझेंगे। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो मेन एंड विमेन होते हैं वो रैशनल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, और अगर उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस दी जाए तो वो अपने आप से चेंज हो जाएंगे, हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो लोग यानी चेंज हो जाते हैं अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं तो। इसमें इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज क्या इंक्लूड की हैं जो हम इस अप्रोच में फॉलो करते हैं। हम अगर राइट इन्फॉर्मेशन बताएं उनको, जिसके जहाँ पे भी हम चेंज करना चाहते हैं, उन्हें ढंग से एजुकेट करें, ट्रेनिंग दें, तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो कुछ भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, चेंज को होने देंगे। फिर अगर हम राइट लोगों को लेके आए और राइट जगह पे डाल दें तो वो चेंज आराम से हो जाएगा, वो खुद ही चेंज ला देंगे उसमें। सो राइट पीपल राइट प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड है जो एक्सपर्ट लोग हैं बाहर से अगर हम इनवाइट करें या पर्सपेक्टिव्स जो हैं बाहर के लोगों के वो देख के हम उसको फॉलो करें तो भी चेंज आ जाता है। देन एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहें तो भी हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे चेंज लाना है, और इतना धीरे धीरे चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, पता ही नहीं चलेगा कि कब चेंज हो गया सब कुछ। देन जो थिंकिंग है वो बेस्ट केस सिनेरियो के हिसाब से क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करना और बेस्ट केस सिनेरियो के हिसाब से सोच के देखना, उसमें उससे भी चेंज आता है। एंड देन क्लैरिफाई द इश्यूज, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको क्लैरिफाई करना, सिचुएशन को रिकंसेप्चुअलाइज करना, सो दैट हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हर एक मेंबर की हो ग्रुप में कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रहा है और कहाँ पे हमें चेंजेस लाने हैं। सो वो अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब इश्यूज के बारे में क्लैरिटी होगी और उनको सिचुएशन के बारे में एक बार कंसेप्चुअल व्यू हो, कोई कुछ कंसेप्ट हो उस सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है, हमने अभी क्या समझा, रैशनल एम्पिरिकल कि किस तरह से चलता है, एंड देन नॉर्मेटिव री एजुकेटिव करेंगे, एंड उसके बाद पावर कोअर्सिव करेंगे। तो नॉर्मेटिव री एजुकेटिव अप्रोच हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। सो इसके व्यूज क्या है कि हम जब भी चेंज लाते हैं तो हमें बॉटम अप लेवल पे लाना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं लाना, नीचे से ऊपर लाना है। मतलब नीचे वाले एम्प्लॉयज को पहले कंसीडर करना है, एंड इसका जो फोकस है वो इंडिविजुअल को का चेंज करना है, इंडिविजुअल में चेंज लाना है, सो दैट सोशल सिस्टम में चेंज आ सके। और इसका जो मेथड है वो क्या है, जो काउंसलर्स भी यूज करते हैं कि एक पर्सन के अंदर चेंज लाना, ट्रेनर्स यूज करते हैं, थेरेपिस्ट यूज करते हैं। तो 2 जो स्ट्रेटजीज हैं जो इस अप्रोच में यूज हुई हैं वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज को इम्प्रूव करना सिस्टम में। वो कैसे करा जाएगा, जब हम इंडिविजुअल्स को एनकरेज करेंगे सेल्फ डायग्नोसिंग में। अगर इंडिविजुअल्स खुद ही इतने होशियार हो जाएं कि अपने आप से ही वो डायग्नोस कर सके कि कहाँ पे इशू है, अपने अंदर की भी क्या इशू है, उसको सॉल्व करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड इज हमें ग्रोथ पर्सन में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हर एक पर्सन में अगर हम ग्रोथ का माइंडसेट डाल दें और उन्हें रियलाइज कराएं कि वो एक ऐसे एनर्जी को कैरी करते हैं जिससे वो अपने में चेंज ला सकते हैं, तो ये पूरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली पर्सन स्पेसिफिक अप्रोच है ये। नेक्स्ट इज पावर कोअर्सिव अप्रोच।
ये कॉमनली एसोसिएटेड होती है पॉलिटिकल मूवमेंट और सोशल एक्टिविज्म में, आपको ये चीज़ दिखेगी जहाँ पे हम चेंज के बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजीज होती है इस कैटेगरी में वो कौन कौन सी है? पॉलिटिकल, यूजिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस टू अचीव चेंज। अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं जो लॉ बनाते हैं उनको यूज़ करके हम चेंज ला सकते हैं। अगर हमारा बैलेंस कुछ हम जो पावर है उसको शिफ्ट कर दें सोशल ग्रुप्स में या जो रूलिंग एलीट है उनमें शिफ्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो शिफ्टिंग द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सोशल ग्रुप्स स्पेशली रूलिंग एलीट्स। सो अगर हम पावर शिफ्ट कर दे, अगर हमें ये समझना होगा कि हम चेंज कहाँ लाना चाहते हैं तो उनके हाथ में हम पावर दे दें, स्पेसिफिकली सोशल ग्रुप्स के हाथ में दे देते हैं सो दैट जो रूलिंग एलिट्स हैं उनको अगर वो मिसयूज कर रहे हैं पावर का तो उनको समझ में आ जाए। देन वीकनिंग और डिवाइडिंग द ऑपोजिशन थ्रू मॉरल कोएर्शन और स्ट्रेटजीज ऑफ नॉन वायलेंस। और अगर हम अपोजिशन को डिवाइड कर दें, कमज़ोर कर दें, जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को उसको हम कमज़ोर कर दें। और कमज़ोर करने के बहुत तरीके हैं, नॉन वायलेंस ऑफ कोर्स एक स्ट्रेटजी है जो महात्मा गांधी ने भी यूज़ की थी। अब रोलैंड वॉरेन ने एक ऑफर किया था स्ट्रैटेजी को जो सोशलिस्ट जो होते हैं ना जिन्होंने पूरा अटेंशन सोशल चेंज के लिए दे दिया उनको हम सोशलिस्ट कहते हैं ना, ये भी एक सोशलिस्ट थे। इन्होंने कम्युनिटी लेवल पे चेंज लाने की कोशिश की थी एंड उनकी जो कम्युनिटी बेस्ड चेंज स्ट्रेटजीज थी, मतलब जब क्योंकि ये सोशलिस्ट थे तो कम्युनिटी लेवल पे ही सोचेंगे, सो समाज में कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं उसमें उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज को लिस्ट डाउन किया था। वो कौन कौन सी है? कॉन्सेंसस प्लानिंग, बार्गेनिंग, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशंस, सोशल एक्शन, नॉन वायलेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट पॉपुलेशंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, elite planning, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिजिनस ग्रुप्स, सिविल डिसोबीडियंस। ये इतने ये सारी स्ट्रेटेजीज इन्होंने रोनाल्ड वॉरेन ने लिस्ट डाउन की थी जो कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए की जा सकते हैं। अब इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, यहाँ पे कुछ पूछेंगे नहीं ज़्यादा डिटेल में, बट ये इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, यू कैन गो अहेड। अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो गूगल पे आप डाल के देख सकते हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ इन्हीं को है ना 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया गया? और इन्हीं ने किया, रोनाल्ड वॉरेन ने किया है। इन्होंने 4 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज, कैंपेन स्ट्रेटजीज, कॉन्टेस्ट स्ट्रेटजीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। मतलब अब इसमें कहाँ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज होंगी उन्होंने इसमें डाल दिए वो सारे के सारे। तो 4 हेडिंग्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर हम 2 मोड्स से व्यू करें चेंज को तो एक होता है रिएक्टिव एंड दूसरा होता है प्रोएक्टिव। जो रिएक्टिव है इसमें क्या देखेंगे, एक पर्सपेक्टिव होगा, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ चेंज होंगे और वो रिसीविंग एंड में होंगे। नाउ जो चेंज है वो उन्हीं में ही आएगा, तो ये हो गया रिएक्टिव। अब जो प्रोएक्टिव है उसमें क्या देखेंगे, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो है वो इनिशिएटर्स हैं, वो खुद इनिशिएट कर रहे हैं चेंज। पहले क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था लेकिन लोगों के ऊपर हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, लोग खुद चेंज इनिशिएट कर रहे हैं। और अब ये जो चेंज है वो इंसानों से शुरू हुआ है और फिर चेंज शुरू होगा। जब भी एक सोशल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जैसे कि एक कोई सोशल ग्रुप है वो एक्टिवली चेंज लाने की कोशिश कर रहा है और जो दूसरा ग्रुप है वो नहीं चाहता कि चेंज आए, तो अब ये दोनों ये रेजिस्ट करेगा उस चेंज को। तो इस तरह से ग्रुपिज्म हो जाता है कि एक चेंज लाना चाहता है, दूसरा चेंज नहीं लाना चाहता, और 2 फिर फैक्टर्स हैं जो आपस में फोर्सेस हैं जो आपस में लड़ाई करेंगी। नाउ कॉमन अजम्पशंस ऑफ ए पावर कोअर्सिव अप्रोच टू चेंज। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं पावर कोअर्सिव अप्रोच जो हमने यहाँ पे समझी थी। पावर कोअर्सिव अप्रोच, इसके बारे में कॉमन अजम्पशंस हम देखेंगे। पहला इन्होंने बोला है कि जो पावर है ना वो लेजिटिमेट है और वो उसके हाथ में ये राइट होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। सो और लोगों को इनकी सुननी ही पड़ेगी क्योंकि इनके हाथ में पावर है। तो जो भी पर्सन के हाथ में पावर होता है उसमें ये हाथ में पावर होती है कि वो चेंज लाए और दूसरे जो लोग हैं उसके अंडर उनको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी।
ये जिस पर्सन के हाथ में पावर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से दूसरों को डायरेक्ट करता है सिस्टम में। एंड जो दूसरे हैं वो इस डायरेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो बोला जा रहा है वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना करेक्ट है। जो भी पावर जिनके हाथ में होती है उनको राइट होता है उन लोगों को पनिश करने का जो उसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सारे इसके एजम्पशंस हैं। एंड देन ये आप समझ लो जहाँ पे एक अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है वहाँ पे कैसा होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। या समझ लो एक बंदा कोई जेल में है, जेल में कैसा सिस्टम होता है कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा जो भी जेलर बोल रहा है, वैसा वाला है। वैसा भी समझ के याद रख सकते हैं इसके पॉइंट्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट इंटरेस्ट होगा ना वो सर्व किया जाएगा, जो भी डायरेक्शन है उसको फॉलो किया जाएगा, और जो सीनियर्स हैं उनकी बात मानी जाएगी क्योंकि जो हाई पोजीशन में है उसके पास ज़्यादा पावर है। और हम ये जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको ये बिलीव करके रखना पड़ेगा कि जो भी सीनियर हायर पोजीशन वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। वो एक्सपीरियंस्ड है, बेस्ट पर्सन है जिसको सब कुछ पता है। इस तरह से इसको फॉलो करते हैं ना। रैशनल एम्पिरिकल अप्रोच जो हमने पहले पढ़ी थी, अब इनमें है ना थोड़ा डिफरेंसेस भी दे रहे हैं यहाँ पे। ये सही तरीके से सिस्टमेटिकली इन्होंने नहीं बुक में रीअरेंज किया है, लेकिन अब देखो यहाँ पे रैशनल एम्पिरिकल अप्रोच आ रही है, नॉर्मेटिव री एजुकेटिंग चेंज आ रहा है, फिर दिन पावर कोअर्सिव स्ट्रेटेजी अलग से आ गई फिर से। आप चाहो तो पहले एक टॉपिक डाल के सबका ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हो, एंड देन फिर दूसरे का एंड फिर तीसरे का, ऐसा भी कर सकते हो। रैशनल एम्पिरिकल अप्रोच के पावर के बारे में बता रहे हैं। पावर इज बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज पे बेस्ड होती है, और ये ही नॉलेज जो होती है ये ही एक ड्राइविंग फोर्स है इसमें। जिसके पास नॉलेज है उसी के पास पावर है, ऐसा माना जा रहा है। तो जिनके पास नॉलेज है वही सिस्टम को चलाएंगे, और इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिल रही है वो उस नॉलेज को यूज करके ही मिल रही है। और फिर पावर को सही तरीके से कैसे यूज करना है सिस्टम में, वो भी नॉलेज के ही थ्रू आ रहा है। नेक्स्ट जो नॉर्मेटिव री एजुकेटिव चेंज है, इसमें पर्सनल सेंस ऑफ पावर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। यानी इंसान अपनी पावर्स खुद आइडेंटिफाई करेगा अपने एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स को लेकर, और वो ऑर्गेनाइजेशन में भी शेयर करेगा अपनी इस पावर को, जो उसने उसकी खुद की वैल्यूज, एथिक्स, कल्चर ये सब है। एंड इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा गया है सारे सिस्टम के मेंबर्स के बीच में, यानी एम्प्लॉयज़ के बीच में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा, प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए भी और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए भी। पावर कोअर्सिव स्ट्रेटेजी अगेन वही आ गई जिसमें पावर इज द पर्सन हु हैज पावर वाला। तो कुछ भी चेंज लाने के लिए पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सैंक्शंस को यूज किया जाता है। यहाँ पे यही प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी होती है, या तो आप पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर को यूज करो या फिर पैसे को यूज करो, उसको यूज करके चेंज लाने की कोशिश करते हैं इसमें। और मॉरल पावर तो सबसे बड़ी बात है। तो हिस्टोरिकली यही देखा गया है कि इसमें मॉरलिटी को भी फॉलो किया जाता है, जो इस स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। नाउ पॉलिटिकल या पोजिशनल पावर एज अ चेंज स्ट्रेटेजी क्या है वो हम पढ़ेंगे, यानी कि इसी में ही, क्योंकि पावर कोअर्सिव स्ट्रेटेजी के अंदर ये दोनों आ रही है। तो इसको आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो, पावर कोअर्सिव स्ट्रेटेजी, इसके सब ग्रुपिंग। नंबर 1 पॉलिटिकल पावर एज अ स्ट्रेटेजी, चेंज स्ट्रेटेजी, एंड इकोनॉमिक पावर एज अ चेंज स्ट्रेटेजी। इन दोनों को फिर सब कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, और फिर इन सबको हम समझेंगे। तो जो पॉलिटिकल या पोजिशनल पावर जो होती है, ये वो एबिलिटी होती है जो पॉलिसीज बनाती है, जहाँ पे हम जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अपने इंडिया में देखा है मिनिस्टर्स किस तरह से होते हैं, वैसे ही उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यही पॉलिसी बनाते हैं, डायरेक्शंस बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स बनाते हैं, और लेजिटिमेट सैंक्शंस भी उनके ऊपर डालते हैं जो इसको फॉलो नहीं करता है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है। तो जो थ्रेट होता है सैंक्शन का, वो लोगों को फोर्स करता है कि तुम उस चीज़ को मानो जो चेंज लाया गया है, उसको फॉलो करो। सो विलिंगनेस बढ़ जाती है उस वजह से, और एक डायरेक्शन मिलता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। चेंज को किस मैंडेटरी है चेंज, और उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर जो है वो एज पर लॉ हमारे पर सैंक्शन डाल सकती है इस तरह से।
लॉ एंड ऑर्डर जैसे फॉलो करते हैं हम, वही सेम चीज़ है। समझ लो रोड रूल्स है, रोड रूल ब्रेक करोगे तो सैंक्शन लगेगा, राइट? वैसे ही है ये चीज़। सो बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं वो कल्चर के बेसिस पे भी कल्चरल बिलीफ को कैरी करते हैं और उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये पॉलिटिकल पावर और पोजिशनल पावर जो है ये एक स्पिरिचुअल गुरु और जो रिलीजियस टीचर होते हैं उनके हाथ में भी होती है। तो कई लोग इस कल्चरल बिलीफ से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जो सीनियर मेंबर बोलता है उस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम का, उसके ही डायरेक्शंस को मानते हैं और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे में चेंज लाने की। नाउ इकोनॉमिक पावर एज अ चेंज स्ट्रेटजी क्या है? इसमें जैसे पॉलिटिकल पावर सिनेरियो होता है उसमें हमने क्या देखा था कि सैंक्शन में क्या आता है, जेल में डाल देंगे या कुछ और पर्सनल लिबर्टी देनी पड़ेगी। लेकिन जब इकोनॉमिक पावर स्ट्रेटजी चेंज के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें रिवार्ड एंड जो इंसेंटिव्स हैं उसको विदहोल्ड करने की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा या इंसेंटिव को विदहोल्ड किया जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, अगर मानोगे तो दिया जाएगा, नहीं मानोगे तो वापस ले लिया जाएगा। वो सारा चीज़ें पैसे से कनेक्टेड है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंटली रिवार्ड करेंगी मेंबर्स को, जब वो एक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे न्यू मेथड को, तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर वो इशू क्रिएट करेंगे तो उनके इंसेंटिव्स वापस ले लिए जाएंगे। तो स्ट्रेटजीज जो हम पावर कोएर्सिव चेंज में देख रहे हैं वो दोनों तरह, नॉन वायलेंस वाली तो है, इसमें कोई वायलेंस नहीं आ रहा, लेकिन पॉलिटिकल रिजीम में भी नॉन वायलेंस ही फॉलो होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्रू स्टेक होल्डर प्रेशर भी हो सकता है। अगर हम कंपनीज में ये वाला पॉलिटिकल वाला लगा रहे हैं स्ट्रेटजी, सो इसमें स्टेक होल्डर्स का अगर प्रेशर है तो भी चेंज करना पड़ जाता है। या पावर ऑफ एनुअल मीटिंग की जा रही है और उसमें कुछ बहुत सारे मेंबर्स ने वोटिंग करके कुछ निकाल लिया कि भाई हमें ये चेंज चाहिए, तो वो लाना पड़ेगा। देन पब्लिक पॉलिसी से चेंज लाया जा सकता है, या लेजिस्लेशन जो लाया गया है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए, उससे भी हो सकता है। देन मॉरल परसुएशन से भी हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट को एम्बैरेसमेंट फील होगी अगर वो मोरालिटी को फॉलो नहीं करेंगे। और उसकी वजह से मॉरल परसुएशन की वजह से मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ही पड़ता है, जहाँ पे उनको लगता है कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो वो लेते हैं। एक क्लासिकल एग्जांपल इन्होंने गांधी जी का दिया है। गांधी जी ने जैसे ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल दिया था, वो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके निकाला था, नॉन वायलेंस, और फिर भी उन्होंने फोर्स करके उनको निकाल दिया था। ना इसमें इन्होंने और भी जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में, रैशनल एम्पिरिकल हमने समझा, नॉर्मेटिव रीएजुकेटिव समझा, पावर कोएर्सिव भी समझा है। अब इनमें और भी पॉजिटिव निगेटिव्स इन्होंने बताए हैं यहाँ पे। पावर कोएर्सिव अप्रोच जो होती है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मॉरल सैंक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। यही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होते हैं इसमें, और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बट इसमें ये एक जो चेंज एजेंट है ना, उनकी नज़रों में अच्छी पॉलिसी नहीं है। सो कोएर्सिव अप्रोच जो है वो बहुत कम अटेंशन देती है लोगों के ऊपर, उनके नीड्स के ऊपर, उनके आइडियाज़ के ऊपर। सो दैट इज़ वाई ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। ये कभी कभी शॉक एंड सरप्राइज वाला भी सिचुएशन आ जाता है कोएर्सिव अप्रोच में, जहाँ पे एम्प्लॉई एक दिन आता है ऑफिस में और उसको पता चलता है सुबह आके कि भाई उसकी तो जॉब ही नहीं है, अब वो जॉब नहीं है, तो अब कंपनी उसको कैसे निकालती है? निकालने के भी कंपनी के बड़े तरीके होते हैं एम्प्लॉयज़ को। नंबर 1 वे है कि वो कहेंगे कि तुम्हें है ना दूसरी कंट्री में प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ेगा। अब वो अगर एम्प्लॉय विलिंग नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो वो जॉब छोड़ना ही प्रेफर करेगा। अब कंपनी को टोपी नहीं लगी, कंपनी अपने पतली गली से निकल गई, कंपनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने तो उसको ऑफर दिया है। बल्कि अब अगर वो नहीं जा रहा तो ये कंपनी क्या करे? तो वर्क फोर्स को रिड्यूस करने का ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि उनको ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर दो जहां वो जाना नहीं चाहते। दूसरा तरीका होता है कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट शो कर देती है और फिर वो एक नए नाम से अपनी नई कंपनी शुरू करती है और फिर से दूसरे कंपनीज को, दूसरी कंपनी में जो पहले काम कर रहे थे उन्हीं को एम्प्लॉय कर लेती है ना। कोएर्सिव अप्रोच के बारे में और भी बताया कि ये बिल्कुल वैसी ही है कोएर्सिव अप्रोच जैसे कि अथॉरिटेटिव स्टाइल होती है। इसमें पावर का यूज़ किया जाता है, सैंक्शंस लगाए जाते हैं, इन्फ्लुएंस किया जाता है चेंज के लिए। सो पावर जो है वो एक लेजिटिमेट होती है
वे हैंडल करने का। एंड इंडिविजुअल्स को कंप्लाई करना ही पड़ता है उस पावर के आगे। अगर नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, या वो डायरेक्शन नहीं मानेंगे तो फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, उनको पनिश किया जाएगा। सो ये माना गया है कि जो इंडिविजुअल पावर में है उसके पास ये सारे राइट होते हैं ऐसा करने के लिए, और एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो देयर डायरेक्शंस। अथॉरिटी पे जो भी पर्सन है उसकी बातें माननी ही पड़ेंगी। ये जो अप्रोच है ये क्विक तो है, मतलब क्योंकि ये एकदम से पावर के दम पे चेंज ला देगी, लेकिन ये बहुत सारा टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली अप्रोच नहीं है। ये कुछ जैसे ही एम्प्लॉयज़ भी लो कमिटेड होंगे, ज़्यादा कमिटमेंट नहीं शो करेंगे, वो जो भी काम कर रहे होंगे वो डर से कर रहे होंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो भी वो कर रहे होंगे कि इसमें ये क्विक हो जाएगा चेंज, इसमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा ये, और लो कमिटमेंट दिखेगी ना। एम्पिरिकल रैशनल अप्रोच के बारे में बात करें, इसमें हमने देखा था कि जो एम्प्लॉयज़ है वो रैशनल होते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास होती है चेंज के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिट उठाता है इन एम्प्लॉयज़ से क्योंकि इनकी स्पेसिफिक नॉलेज होती है और ये उसमें देते हैं। एंड ओपन कम्युनिकेशन होता है, अवेयरनेस होती है चेंज के बारे में, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं चेंज को। एम्प्लॉयज़ अगेन सेल्फ इंटरेस्ट होता है उनका इसमें, जब वो चेंज आ रहा होता है, अगर इन्फॉर्मेशन जो है चेंज के बारे में उनको ढंग से बता दी जाए तो वो ज़्यादा खुश होते हैं और अप्रोप्रिएटली हेल्प करते हैं जो भी वो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के लिए, और बेटर तरीके से वो समझ पाएंगे तो वो सपोर्ट भी करेंगे। इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जाती है वो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर और सुपीरियर्स का ये मेजर रोल होता है यहाँ पे कि वो सही तरीके से कम्युनिकेट करें इन्फॉर्मेशन को। एंड लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच फिर भी नहीं मानी गई है। ये मॉडरेट कमिटमेंट दिखाई देगा एम्प्लॉयज़ में इसके बारे में, और ये कुछ टाइम तक तो चलेगी लेकिन ये परमानेंट चेंज नहीं लाएगी ना। एनवायरमेंटल एडेप्टिव स्ट्रेटजी, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। सो इसमें एनवायरमेंटल एडेप्टिव स्ट्रेटजी में क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई चेंज आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लोगों को एडेप्टेशन में प्रॉब्लम होती है। लोग एडेप्ट नहीं करना चाहते, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ डिस्ट्रस्ट होता है। सो दैट इज़ वाई जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा तो उसको निगेटिव एटीट्यूड एंड रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ का। बट धीरे धीरे वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस चेंज में एडेप्ट होने लगेंगे। ये एक एनवायरमेंटल एडेप्टिव स्ट्रैटेजी का मेन एजम्पशन है। इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं कि हमें चेंज लाना है, नो मैटर हमें उसका रिएक्शन आए, हमें कैसा भी एटीट्यूड आए, लेकिन हमें करना है। ये जो हमारी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये भी इसी को फॉलो करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक बार जब ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली पुराना एनवायरनमेंट शट डाउन हो जाएगा। अब जो एम्प्लॉयज़ है उसको न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा उनके पास, क्योंकि कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। नॉर्मेटिव री एजुकेटिव अप्रोच जो है ये भी बहुत इफेक्टिव अप्रोच मानी गई है। ये भी इसी तरह से चेंज पे फोकस करती है, और जब भी चेंजिंग होती है तो वो नॉर्म्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ को देख के होती है इंडिविजुअल की, सो दैट जो बिहेवियर एंड परफॉर्मेंसेज है एम्प्लॉयज़ की वो चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप ही सेट हो जाए धीरे धीरे। कोई भी एक इसमें जितने भी हमने स्ट्रैटेजी सीखी है ना अभी तक, इनमें से कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी आपको जो हम लगा सकते हैं सारी सिचुएशंस में। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगेंगी, यानी कि एक्लैक्टिक अप्रोच। एक्लैक्टिक अप्रोच का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो एक्लैक्टिक अप्रोच जब हम लगाएंगे तो वो सही अप्रोच होगी, मतलब मिक्सचर ऑफ स्ट्रैटेजीज जब आप लगाओगे तो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत सारे जो फैक्टर्स है उनको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि कितना डिग्री ऑफ चेंज लाना चाहते हो, ज़्यादा या कम, कितना रेजिस्टेंस है, कम या ज़्यादा, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, कम एम्प्लॉयज़ है, टाइम लिमिट कितनी है हमारे पास चेंज लाने की, उसको एंड देन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमें स्ट्रैटेजीज डिसाइड करनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज हमें लगानी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। ये पार्ट 2 था यूनिट 4 का, यानी कि हमने ब्लॉक 2 खत्म कर दिया है आज ऑफ MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोज़ दूसरे स्टूडेंट के साथ, एंड डू कमेंट एंड लाइक, एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।
Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.